आज दिनांक है 30 जनवरी और हम डिस्कस कर रहे हैं दैनिक भास्कर एंड राजस्थान पत्रिका 29 और 30 जनवरी का कंबाइंड वीडियो है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज 29 जनवरी की ये 29 जनवरी की न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये बात की जा रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण की, तो जिसका कि बहिष्कार किया है विपक्ष के द्वारा। संसद के अंदर ये अभिभाषण किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो संसद के पहले सत्र में प्रेसिडेंट अपना अभिभाषण देते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, अभिभाषण कब कब देते हैं राष्ट्रपति जी। तो पहला तो होता है जब संसद का पहला सत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं बजट सत्र। संसद का पहला सत्र कौन सा होता है? इसका नाम है बजट सत्र। इसमें राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देते हैं। इसके अलावा जब भी कभी नई लोकसभा चुन करके आती है, नई गवर्नमेंट चुन करके आती है, तब भी राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देते हैं संसद के अंदर। तो दो टाइम होते हैं जबकि राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। अभिभाषण एक लिखित में इनके पास डॉक्यूमेंट होता है जो कि पहले से तैयार किया जाता है, उसको ये पढ़ करके सुनाते हैं संसद के सामने। तो इसको हम बोलते हैं अभिभाषण। तो आप याद रखिएगा कब कब दिया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे। अब यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, यानी कि कल 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है। तो ये अब बजट आने वाला है, मंडे को बजट आ जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए मेरे, वहाँ पे मैं इसको मैं डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डिफरेंस ये होता है, बजट जो होता है वो भावी समय के लिए बनाया जाता है कि हम कैसे नियोजन करेंगे अपनी चीज़ों का, प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। इकोनॉमिक सर्वे पुराना एक डेटा होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर का डेटा होता है। जैसे अभी हम बात करें तो 20-21 वित्त वर्ष चल रहा है, उसके लिए तो इन्होंने बजट बनाया है। और ये जो आई थिंक नहीं, सॉरी 21 और 22 हो जाएगा। अभी 21 और 22 हो जाएगा वित्त वर्ष जो है, और इकोनॉमिक सर्वे है 20 और 21 का, यानी कि ये प्रीवियस ईयर हो गया। तो इसका डेटा हमारे पास होगा, तो उसका ये इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है और ये होगा भावी समय के लिए बजट। तो ये भी आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए और ये सारे के सारे फैक्ट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब ये बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट डेटा है ये एक। तो यहाँ पे बात की गई है, एक एजेंसी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी है, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन। तो ये एक इंडेक्स प्रस्तुत करती है, सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पे, हाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका नाम है एजेंसी का, और ये निकालती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। इसने अभी जारी किया है इसके डेटा। तो यहाँ पे भारत का स्थान रहा है 86वां स्थान रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार में भारत 180 देशों में से 86वें पायदान पर रहा है। यानी कि पहले ये 80 था आई थिंक, और ये अब और भी बढ़ गया है। तो यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ा है देश के अंदर, ऐसी बात बताई गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। यहाँ पे नंबर 1 कंट्री जो रहा है, यानी कि ईमानदार कंट्री, तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। तो 180 देशों में से नंबर 1 कंट्री रहा है, नंबर 1 स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड रहा है यहाँ पे। और यदि हम भ्रष्टाचारी कंट्री की बात करें तो इसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो ये कुछ आप नज़र डाल सकते हैं इस डेटा पे, कौन कौन से क्या कंट्री हैं। याद करने की जरूरत नहीं है खास ऐसी, बस आपको पता होना चाहिए नंबर 1 कंट्री कौन सी रही है, और भारत का नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में कौन सा नंबर रहा है भारत का। इंपॉर्टेंट इंडेक्स से पता होना चाहिए इसके बारे में। ये बात की जा रही है मेनका गांधी जी के बारे में। तो मेनका गांधी जी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, बीजेपी से सांसद रहती हैं, मंत्री भी रही हैं मेनका गांधी जी। तो ये एवियन फ्लू को लेकर के बात की जा रही है। तो मेनका गांधी की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है इनकी, पीपल्स फॉर एनिमल करके, PF इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो कि बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। तो यहाँ पे बता रही हैं ये, इनका ऐसा मानना है कि पोल्ट्री फार्म है बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार। ऐसा इन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो पोल्ट्री फार्म है, हम जो एग वगैरह खाते हैं वहाँ पे, ये देख सकते हैं पिक्चर है यहाँ पे, तो उसको जिम्मेदार इन्होंने बताया है। ये बता रही हैं कि अगर एवियन फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैलने वाली जूनोटिक बीमारी इसको बोलते हैं, यानी कि पक्षियों से इंसानों में फैलने वाली होती है, उस बीमारी को बोलते हैं जूनोटिक बीमारी है, नहीं है तो फिर इतने पक्षियों को संक्रामक एवं सांसर्गिक रोग निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत क्यों मारा जा रहा है। यानी कि इनका ये मानना है, ये बोल रही हैं ये, कि अगर एवियन फ्लू
जूनोटिक बीमारी नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या में उनको क्यों मारा जा रहा है? ये जो पक्षी हैं इनको बर्ड फ्लू फैलने के कारण, अगर जूनोटिक बीमारी नहीं है तो ये इनका ऐसा मानना है कि ये बीमारी जूनोटिक बीमारी है। तो जूनोटिक बीमारी आपको पता होना चाहिए। जूनोटिक बीमारी वो होती है जो कि पक्षियों से मनुष्यों में भी फैल सकती है, उसको हम बोलते हैं जूनोटिक बीमारी। तो ऐसा कुछ ये इस एडिटोरियल के अंदर कुछ इन्होंने चर्चाएं की हैं इसके बारे में। तो हाँ, आपको बेसिक चीज़ इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि PFN की ऑर्गेनाइजेशन है एक। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए H5N1 बोलते हैं बर्ड फ्लू को, और इसका एक नया वर्जन निकल के आया थी केरल में बताया गया था। H891 भी बताया गया है केरल के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है बर्ड फ्लू का जो कि देखा गया है। तो ये सारी कुछ चर्चा हैं, तो इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है, एक प्रदर्शन चल रहा है एंटी अबॉर्शन लॉ का। अबॉर्शन आप जानते हैं जो कि एक तरीके से अबॉर्शन आप जानते हैं कि मतलब बच्चे को जो होता है जन्म, जो पेट के अंदर भ्रूण जो बन जाता है उसको अबॉर्ट कराना, यानी कि उसको खत्म कराना, तो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। तो इसके लिए प्रदर्शन चल रहे हैं, एंटी अबॉर्शन लॉ का विरोध हो रहा है। ये बात की जा रही है वर्षा कैपिटल है पोलैंड देश की, यूरोप का एक देश है पोलैंड। तो वहाँ पर लॉ है, उनके कड़े लॉ हैं कि आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, राइट। तो उस लॉ को लेकर के ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं वहाँ के लोगों के द्वारा कि इस लॉ को आप ख़त्म कीजिए, ये जो एंटी अबॉर्शन लॉ आपने बना रखा है। अच्छा, भारत के अंदर भी एक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट है 1971 का, राइट। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि भारत में कितने सप्ताह तक प्रेगनेंसी जो होती है उसका अबॉर्शन अलाउड है भारत के अंदर, वो मेरे को वीक बताइए। मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ उससे पहले। तो भारत में कितने वीक तक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया जा सकता है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बात की जा रही है पोलैंड की, कैपिटल याद रखिएगा वार्सा। ये यहाँ पे बात की जा रही है बढ़ेगी भागीदारी, हर मोर्चे के लिए तैयार हैं होंगे कैडेट्स। तो ये अभी आपको पता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बनाया गया था, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि उस दिन बांग्लादेश की सेना ने भी वहाँ पे अपनी परेड निकाली थी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये बनती है कि बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 1971 में भारत के अथक प्रयासों से। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था उसकी स्वतंत्रता के लिए, बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश को अभी आप समझ सकते हैं कि अब कौन सा वर्ष है 2021। तो 2021 में आप बताइए कि कौन सा इसका ये सेलिब्रेट किया गया है बांग्लादेश की स्वतंत्रता जो दिवस है उसको, मतलब जो ईयर है जो उसका बांग्लादेश का। तो उसी के उपलक्ष्य में 2021 को यहाँ बांग्लादेश की जो सेना है उसकी द्वारा परेड भी की गई है भारत के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू बन जाते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा 26 जनवरी को भाग लिया गया था, जो परेड हुई थी भारत के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है, यानी कि कल 29 जनवरी की बात है ये एक विस्फोट हुआ है। कहाँ पे? IED विस्फोट है ये, इसको IED विस्फोट बोलते हैं। तो ये समझिए आप, दिल्ली के अंदर इजराइल का दूतावास है, यानी कि इजराइल की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर उसके पास ये हमला हुआ है। हमला इन द सेंस इसमें किसी जान की हानि नहीं हुई है, माल की हानि जरूर हुई है। वो कुछ गाड़ियों के शीशे वीशे टूट गए हैं, कुछ गाड़ियों में नुकसान हुआ है। तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इसको बोलते हैं, IED का इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रकार का ये विस्फोट देखा गया है। इसकी जांच कर रही है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है इस प्रकार की चीज़ों की जांच करती है। इसको जोड़कर देखा जा रहा है, कई सारी चीज़ों से कई सारे पहलू निकल करके आते हैं। तो इजराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत के अच्छे संबंध हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इजराइल, दुनिया के अंदर धाक रखता है अपनी इजराइल। और इजराइल की एक एजेंसी है मोसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है ये मोसाद। मतलब कि ये जो खुफिया इतनी बड़ी एजेंसी है कि अपने दुश्मनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी कलेक्ट करती है, और ये जो टारगेट लेकर के जाती है तो उसे फिनिश करके आती है मोसाद। तो ये एजेंसी भी आपको पता होना चाहिए इजराइल के बारे में। तो इजराइल का दूतावास है भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर दूतावास है। तो वहाँ पर ये ऐसा विस्फोट देखा गया है। तो ये कुछ घटनाक्रम अभी निकल करके आया है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है आर्थिक सर्वे की। तो ये कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका नाम याद रखिएगा, KB सुब्रमण्यम साहब हैं। तो 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। ये आर्थिक सर्वे है 20-21 वर्ष के लिए। मैंने बताया था आपको अभी पहले
कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पुराने डेटा के आधार पर निकाला जाता है, तो वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और बजट जो होता है वो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं कि आने वाले साल में चीन से भी आगे रहेगी हमारी जीडीपी दर। ये बता रहे हैं कि देश की जो विकास दर है वो अभी वर्तमान में चल रही है, रहने का अनुमान है इनका -7.7%, यानी कि माइनस में है, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये प्रभाव देखा गया है। लेकिन अगले वित्त वर्ष यानी कि 21-22 में यह 11% यानी कि डबल डिजिट में होने की पूरी उम्मीद है। भारत की जीडीपी डबल डिजिट में होने की पूरी उम्मीद है, यानी कि 11% की उम्मीद है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अच्छा, एक और चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसको प्रस्तुत कौन करता है? तो उसको प्रस्तुत करती हैं वित्त मंत्री जी। वित्त मंत्री कौन है? ये है निर्मला सीतारमण जी। तो ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है? और दूसरा प्रश्न है कि भारत में जब भारत आज़ाद हो गया था तो इंटीरियम गवर्नमेंट बनी थी, उस समय वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य पे खर्च करने की बात भी की जा रही है। ये एक बड़ी बात होगी भारत के लिए अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि इससे बहुत सारे जो कमज़ोर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। इस प्रकार के प्रोग्राम्स अगर लेकर के आते हैं कि 2.5% जीडीपी का, क्योंकि ये काफ़ी समय से डिमांड भी की जा रही है भारत के अंदर कि जीडीपी का 2.5% तो कम से कम आप खर्चा कीजिए हेल्थ के ऊपर। तो ये अभी देखा जा रहा है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। ये इनका अनुमान है एक, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी भारत के लिए। ये बात की जा रही है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जो है राजस्थान में, तो वहाँ पे हरि प्रसाद शर्मा जी को अभी अध्यक्ष बना दिया गया है इसके बोर्ड का, जिसको हम RSMS भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये रिटायर्ड एक IPS अधिकारी हैं, यानी कि पुलिस अधिकारी हैं, ये इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं। इनका नाम है हरि प्रसाद शर्मा जी को, तो इनको अभी नियुक्त कर दिया गया है। तो आने वाले समय में भर्तियाँ अभी टाइमली हो जाएंगी मेरे हिसाब से, जैसे कि पटवारी और अन्य कई भर्तियाँ हैं जो कि RSMS भी कराने वाली है, तो वो भर्तियाँ अपने टाइमली हो जाएंगी कंडक्ट, क्योंकि कई सारे चार्जेस भी लगाए गए थे। मतलब ऐसी निकल करके बात आई थी कि पेपर की कुछ हेरा फेरी हुई है, पेपर आउट हुआ है, तो ये सारी चीज़ों के चलते ऐसा कुछ घटनाक्रम देखने को मिला था। लेकिन आने वाले समय में चीज़ें अभी टाइमली देखने को मिलेंगी। ये देख सकते हैं आप, आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में पेश किया है, बताया है देश का हाल। तो इकोनॉमिक सर्वे से ही पता लगता है कि क्या चीज़ें रही हैं वास्तव में, क्योंकि बजट तो एक अनुमान होता है, इकोनॉमिक सर्वे एक कंफर्म डेटा होता है यहाँ पे। तो ये वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये आप देख सकते हैं, इनकी पिक्चर है यहाँ पर। तो इन्होंने एक बात बोली है कि अर्थव्यवस्था के लिए खेती सबसे बड़ा सहारा है, यानी कि बहुत बड़ा सेक्शन है खेती। आप समझ सकते हैं, खेती तकरीबन 55 से 60% लोग खेती पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन जीडीपी में इसका जो योगदान है वो 15 से 17% के बीच है इसका योगदान जीडीपी में। तो ये एक दुखद बात है। इसको बढ़ाने के ऊपर कवायद चल रही है कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, जीडीपी में योगदान को बढ़ाया जाए कृषि सेक्टर को लेकर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो सकें और बेरोजगारी कम हो सके। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सारे के सारे प्रयास चल रहे हैं। तो अब देखते हैं, बजट आएगा मंडे को, क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं सामने। ये इंपॉर्टेंट चेहरा है, एक नाम याद रखिएगा, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं उनके बारे में। मजबूत सुधारों के लिए साहसिक नीति अपनाए भारत के लिए, ये बोल रही हैं कि अगर भारत अच्छी नीतियां अपनी अपनाएगा तो भारत जरूर ये जो 11% वाली, जो डबल डिजिट वाली बात की जा रही है भारत के लिए जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की, तो वो जरूर प्राप्त कर सकता है, ये बोल रही हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। तो नाम बहुत ही फेमस है गीता गोपीनाथ जी का, ये इनकी पिक्चर आप देख ही सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती हैं, भारत की हैं गीता गोपीनाथ जी। तो ये कुछ बात की जा रही है भारत के संबंध में, ये बोल रही हैं कि ऐसा हो सकता है भारत के अंदर। ये बात की जा रही है बड़ा सौदा होने वाला है भारत के अंदर, तेजस मार्क A1A का नाम याद रखिएगा, तेजस मार्क 1A। तेजस भारत का ही एक विमान है, भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर स्थित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक PSU है, यानी भारत सरकार का उपक्रम है। तो यहाँ पर इसके साथ डील कर रही है वायुसेना। तो 48,000 करोड़ का ये सौदा होगा, बहुत बड़ा सौदा होगा भारत के अंदर। तो यहाँ से कुछ वायुयान खरीदे जाएंगे HAL से,
मतलब कि वायुसेना परचेज करेगी तो एक बड़ी डील होने वाली है भारत के अंदर। अगर इस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो मतलब भारत आत्मनिर्भर होने के दिशा की ओर बढ़ रहा है, अच्छे प्रयास चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 48,000 करोड़ की डील जब वायुसेना करेगी तो ये पैसा भारत के अंदर ही आएगा, तो इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक सर्कुलेशन है इकोनॉमी पूरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसमें केवल एक चीज़ मैटर नहीं करती है। तो ये छोटे छोटे प्रयासों से भारत की इकोनॉमी एक अच्छी दिशा की ओर चलेगी। ये बात की जा रही है एंटोनियो गुटेरेस, नाम पता होना चाहिए, यूएन के महासचिव हैं, तो इन्होंने भारत की तारीफ की है। कोरोना वैक्सीन उत्पादन में भारत बहुत बेहतर रहा है, मतलब अच्छे प्रयास किए हैं भारत ने। तो एंटोनियो गुटेरेस साहब का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, यूएन के महासचिव हैं, ये बड़ी पर्सनैलिटी हैं दुनिया के। तो ये यहाँ पर इन्होंने भारत की इस मामले में तारीफ की है, तो ये अच्छी बात है भारत के लिए, मतलब प्रेज किया है इंडिया को इन्होंने, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है तालिबान से ठनी सैनिकों की वापसी नहीं, ये कौन बात कर रहे हैं? ये अभी क्या है कि मैंने आपको बताया था जो बाइडेन साहब की सरकार आ चुकी है यूएस के अंदर, अब आपको नए नए बदलाव दुनिया के अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब उलट फैसले देखने को मिलेंगे जो कि ट्रम्प साहब के द्वारा किए गए थे। अब जैसे कि हम ये एग्जाम्पल अफगानिस्तान का ही लेते हैं हम, तो ट्रम्प सरकार ने बोला था स्पष्ट कि हम अपनी सेना को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे अफगानिस्तान के अंदर, इनकी पॉलिसी ऐसी थी। उन्होंने ट्रम्प ने कई बार तालिबान को और वहाँ के जो हेड हैं, कहाँ के अशरफ गनी साहब जो राष्ट्रपति हैं अफगान के, उनको बिठा करके बात कराने की प्रयास किया था कि इन दोनों में समझौता हो जाए ताकि यूएस की जो सेना है वो आराम से बाहर निकल जाए। लेकिन जो बाइडेन साहब की अलग नीति है, ये अभी वेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे चाह रहे हैं किसी भी तरीके से चीज़ें ऑर्डर में आ जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं वहाँ पे। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं अभी अशरफ गनी साहब को, तो बता रहे हैं कि अभी हमारी सेना डटी रहेगी अफगानिस्तान के अंदर और सपोर्ट करती रहेगी अफगानिस्तान को। ये कुछ ऐसी बातें इसमें की जा रही हैं। अभी और भी कई सारे डिसीजंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएंगे। तो आप अपनी निगाहें जरूर बनाई रखिएगा, अपने दिमाग खोलकर रखिएगा, क्या क्या बदलाव होते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनते हैं इंटरनेशनल जब रिलेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ से प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं जब ये इतने घटनाक्रम चेंज होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। ये एक अच्छी खुशखबरी है, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है कुछ, आई थिंक तकरीबन 500 के आसपास ये वैकेंसी है, 503 पोस्ट हैं ये, तो कई सारी वेरियस पोस्ट हैं इसमें। तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पे आप इसको लगता है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप तैयारी कीजिए। और अगर इसके संबंध में कुछ और मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इसका PDF आप टेलीग्राम पे जाकर के भी ले सकते हैं, मैंने वहाँ पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम को आपका लिंक मिल जाएगा। ये फिर से आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे, भारत में ऐसे समय FDI जारी रहा है, तो ये बात की जा रही है FDI की, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जब निवेशक इक्विटी में शिफ्ट हो रहे थे। तो ये बात की जा रही है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो V शेप ले रही है, ऐसा है, सरकार को जोरदार विदेशी निवेश मिला है, उसके तहत V शेप रिकवरी की है भारत की इकोनॉमी में। आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, एक K शेप इकोनॉमी की, यानी कि एक धड़ा जो कि अमीर होता जा रहा है, एक धड़ा जो कि बहुत ही गरीब होता जा रहा है। लेकिन अब फिर से V शेप इकोनॉमी की बात की जा रही है, यानी कि इकोनॉमी डाउन तो आई लेकिन फिर से जैसी मार्केट ओपन हुआ तो ये ऊपर चली गई। तो सरकार को जोरदार विदेशी निवेश के बदौलत V शेप रिकवरी का भरोसा है, ऐसा सरकार बोल रही है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पूछा जा सकता है V शेप इकोनॉमी का संबंध किससे है, K शेप इकोनॉमी का संबंध किससे है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये कुछ डेटाज हैं, तो आप इन पर अपनी नज़रें बना सकते हैं। डेटा कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।